हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सीटेट पेपर 2 एवं वर्ग 2 का पेपर यानी सीटेट पेपर 2 और एमपी टेट यानी टेट कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी करवाई जाती है एवं पेपर्स भी लगवाए जा रहे हैं और थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है। कौन सी? जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी थ्योरीज पूरी पढ़वाई जा रही है बेसिक लेवल से स्टोरी वाइज। आप सभी चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए जिसमें नंबर वाइज क्लासेस डली हैं उसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी करना आजकल। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कैसे स्टेटमेंट में पूछे जाने लगे हैं, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के फिर आंसर देना पड़ता है, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना वो भी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप सभी जाकर चेकआउट करिए और पढ़िए, क्योंकि वर्ग 2 का पेपर हुआ एमपी टेट का यानी और सीटेट पेपर, इनमें तो सेम लेवल की एनसीईआरटी वही पूछी जाती है। और ये अभी सीटेट पेपर 2 के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि सीटेट पेपर अगला आने वाला है, पिछला हो चुका है और भी पेपर लग चुके हैं। आप क्लासेस जाकर चेक कर लीजिएगा और आगे फिर से लगवाना चालू कर दिए, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ में पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी हमारा नॉलेज होता है कि हमने कितना अचीव किया और हम कितने क्वेश्चन आंसर लगा पा रहे हैं। तो जो नए आए होंगे वो चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सके आपको। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे 30 क्वेश्चन लगाएंगे हर सब्जेक्ट का। 120 का टारगेट होता है, तो हमारे 120 के टारगेट के अनुसार इतना तो हम कर लें, फिर आगे और का टारगेट बनाएंगे। चलो, तो हम पहले आज करेंगे बाल विकास। तो पहचान विकास संबंधित, तो हाँ, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और हमारे लिए। पहचान विकास संबंधित है। पहचान विकास संबंधित है किससे? इरेक्सन के सिद्धांत से, फ्राइड के सिद्धांत से, बाइगोट्री के सिद्धांत से, डेवी के सिद्धांत से। तो पहचान विकास जो संबंधित होता है ये होता है इरेक्सन के सिद्धांत से। किसके? इरेक्सन के सिद्धांत से, यानी पहला हमारा इसका राइट आंसर है। फिर रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो सीख नहीं सकते वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं क्या हैं। मंदबुद्धि, अभी परिपक्व नहीं है, अभी अल्प बुद्धि और अध्ययन में रुचि न लेने वाले हैं। तो देखो, रीमा यह पाती है कि केवल वो 1-2 नंबर से रहेगा, उनमें अनुमान यह लगाएगी कि मंद बुद्धि का नहीं लगाएगी, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत गलत बात है मंद बुद्धि बोलना या अल्प बुद्धि, ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। और ना रुचि लेने में, रुचि तो वो लेंगे पर उनको नहीं दिमाग लगा पा रहे, तो इसका मतलब है अभी परिपक्व नहीं है वो बच्चे। क्या है? अभी परिपक्व नहीं है। रीमा ये समझेगी उनसे कि इसका राइट आंसर हमारा यानी दूसरा हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा यानी साथी समूह के साथ खेलने से। तो देखो, आप सभी भी ये क्वेश्चन जान रहे होंगे और मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि इसलिए जान लेते हैं हम लोग। पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो हमारे बच्चों से रिलेटेड होते हैं। जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम उनको हाव भाव उनको समझते देखते हैं, तो उनसे रिलेटेड होते हैं, तो हम आराम से क्वेश्चन आंसर कर ले जाते हैं। तो निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है किससे? जब बच्चे एक साथ समूह के साथ खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तब होता है उनका भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित। तो हमारा राइट आंसर इसके अनुसार 4th हो जाएगा। फिर है समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर से। बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त किए जाने वाला विकासात्मक स्तर एवं बाह्य सहयोग से प्राप्त किए जाने वाला विकासात्मक स्तर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है वो है हमारा बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। क्योंकि जब बाह्य जो समीपस्थ होता है वो होता है हमारा ये इंसान, ठीक है, तो ये बीच है, ये सिर है, ये पैर है। तो जो समीपस्थ होता ना, तो वो ऐसे होता है समीपस्थ, यानी जो बाह्य, जो हमारी बाह्य शक्तियाँ जाती हैं वो वाला। और जो
अंदर बीच वाला होता है वो केंद्रीय में आता है, वो अलग आता है स्टेप। तो इसमें बाह्य वाला है, तो बाह्य के लिए समीपस्थ यानी बाह्य सहयोग से प्राप्त किए जाने वाला। समीपस्थ यानी बाह्य यानी पाँव से यहाँ से प्रयोग किए जाने वाला है, यानी तो हमारा फोर्थ आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता हेतु प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु और सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिगम में सहायक हेतु। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि जो पाठ्यचर्या है वो विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करते हेतु तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार दूसरा हो जाएगा। फिर है हमारा आगे छठा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये हमारा कि बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। तो गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा होनी चाहिए। और क्या है, विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभाग द्वारा एक अकादमिक विषयों के उपलब्धि स्तर में आवश्यक रूप से वृद्धि करनी चाहिए। और विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय सभी लेने चाहिए और जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों गतिविधियों के साथ कला, संगीत, खेल हेतु प्रेरित होना चाहिए। तो हमारा इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रत्यय इंगित करता है, तो पहला ही हमारा राइट आंसर है। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन। तो योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। और जिन संबंधों विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन एवं कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को पुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। तो देखो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है वो है ओनली वन, ओनली क्या है? टू, यानी योग्यताओं और व्यक्तिगत तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा। फिर बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना और अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना और वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग और ट्यूशन उपचारात्मक शिक्षण। तो देखो बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में जब वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका करना हो तो वो क्या होगा? ना कि उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, ना वयस्क के द्वारा संवेगात्मक उपयोग और ना ट्यूशन। सही हमारा ना अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना। सही हमारा तीसरा हो जाएगा कि वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग करना चाहिए बच्चों के लिए। ये तरीका सही है। सहयोग करेंगे संवेगात्मक द्वारा तो उनके लिए कुछ सुनिश्चित हो पाएगा। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत उच्च हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, परीक्षण में शाब्दिक पद हो। तो जब बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं तब क्या करते हैं वो? तो परीक्षण की वैधता उच्च हो, राइट? परीक्षण की जो वैधता है वो उच्च हो। तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर कक्षा की गतिविधियाँ कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व क्या है देखते हैं। तो जब कक्षा की गतिविधियाँ कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए, इसका उत्तरदायित्व कक्षा अध्यापक पर की सॉरी दोस्तों थोड़ी आवाज़ आ रही है बाहर से, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई पे दीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आवाज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व है
कक्षा अध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। फिर है पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर कि वे प्रत्येक अधिगम करता हेतु इसे लचीला बनाए और संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान ले। तो देखो और पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा राइट आंसर पहला है कि कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। तो उसका उत्तरदायित्व है कक्षा अध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता हो, है ना। तो इसका राइट आंसर पहला ही है, ना कि और। तो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहन करना संभव है जब विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके और गरीब पृष्ठभूमि करने वाली अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाकर एवं अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना। देखो ये गलत है ना, उनसे परिश्रम करके करना पड़ेगा, ना पुरस्कार देना पड़ेगा और ना ही अपेक्षाओं से परिमार्जित करना पड़ेगा। तो हमारा राइट अनुसार इसके क्वेश्चन के अनुरूप पहला हमारा राइट आंसर है कि विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है कि निम्न उपलब्धि का कार्य निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कार्य समझने में और उन निम्न उपलब्धि का प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, कि जो विभिन्न आकलन प्रणालियों के प्रयोग के लिए अध्यापक की सहायक करता है तो वो करेगा विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। राइट, हम जब किसी कमजोरी की पहचान नहीं कर पाएंगे तो उसका हम कैसे सहयोग कर पाएंगे, कैसे हम ठीक कर पाएंगे। जब जैसे किसी को कोई बीमारी होती है, जब हम उसका पता नहीं लगा पाएंगे तो हम उसका सहयोग कैसे करेंगे, उसको दवा इलाज कैसे कर पाएंगे। तो इसका राइट इसी के अनुसार ऐसे ही राइट आंसर होना चाहिए। जैसे कि ऐसे तो हम कुछ दिमाग से भी आंसर लगा सकते हैं कि अध्यापक सहायता कैसे करेगा, जब हम उसकी अन्य सभी पृष्ठभूमियों को पता लगा पाए, उनकी कमजोरियों का पता लगाए, तभी कर पाएगा ना। तो इसके अनुसार हमारा राइट फोर्थ आंसर हो जाएगा। फिर है सही कथन का चयन करना है। तो एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। और अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यता और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। और अन्य है कि अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों को समक्ष नहीं, ये गलत है क्योंकि विशिष्ट विद्यार्थियों को क्यों चुना जाए, सभी को चुना जाए ना। और फिर है क्या कि अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना चाहिए, ये भी राइट है। तो देखो वो पूछ रहे हैं कि सही कथन का चयन करना है। तो अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यता और उनके स्तर के अनुसार विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। तो देखो इसमें क्या हो रहा कि सही कथन का चयन करना है, जिसमें से इसमें दिख रहा है कि पहला सही है, तीसरा भी सही है, फोर्थ भी सही है, मतलब ये तीनों सिमिलर दिख रहे हैं ना। और एक है कि ये अलग दिख रहा है कि सहानुभूति नहीं करना चाहिए दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ, सभी के साथ करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार दूसरा सही हो जाएगा। फिर कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, नेत्र संपर्क करना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए, कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो देखो कक्षा में जो प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को नेत्र संपर्क करना चाहिए, तो उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे
प्रमुख कारण क्या है? विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण निम्न बुद्धि लब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा और चिंता। तो देखो, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण होता है असुरक्षा एवं चिंता। क्या? असुरक्षा एवं चिंता। तो बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे क्या करते हैं? ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हो, अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हो, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। राइट। तो बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हो। राइट। तभी वो सही से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है। विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है कि इनके अध्यापकों की निम्न संप्रेक्षण क्षमता और पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। यानी विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है किनके? कि अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता। राइट। तो पहला हमारा इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं आगे। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना और उत्तरदायित्व जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना और सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासन रहना सीखना। तो सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है, फोर्थ राइट आंसर है कि समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना एवं सीखना। तो फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। फिर है अच्छा शिक्षण। अच्छा शिक्षण क्या होता है? तो अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। फिर है विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना। फिर भावी व्यवसायों और हेतु अभिप्रेत करना और प्रत्येक को व्यक्तित्व सहायता उपलब्ध कराना। तो अच्छा शिक्षण वही है अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। तो हमारा राइट आंसर पहला है। फिर है कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण। कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है तो उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का और माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। तो कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण होता है अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। कौन सा? अभिरुचि और अभिप्रेरणा, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर है कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए, कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा और बच्चों, तो इसका क्या राइट होगा? तो बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर। और फिर है अधिगम संसाधन तथा अधिकांशता कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर। उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु, ये गलत है क्योंकि नेगेटिव बढ़ा गया। फिर है गृह कार्य जांचने हेतु त्रुटियों को और इंगित करने में सावधानीपूर्ण, ये भी सही नहीं लग रहा। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि कक्ष को सक्रिय रखना है, सक्रिय अधिगम केंद्र बनाना है। तो ये हो जाएगा बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर, तभी वो सक्रिय रहते हैं एक दूसरे के साथ और पढ़ने में भी लीन रहते हैं। फिर है बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके। विभिन्न समीक्षाओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं। और फोर्थ हमारा सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रोत्साहन नहीं कर पा सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना, यानी तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। जब वो एक रूप से सीखेंगे नहीं, उच्च रूप में अनम्य हो जाएंगे, तो इस प्रकार बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएंगे।
फिर है व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह किसका कथन है? बुर्ने, स्किनर, पियाजे, फ्रायड। तो व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह कथन है स्किनर का। किसका? स्किनर का। तो राइट आंसर दूसरा है। फिर छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला राज्य है सामाजिक परिस्थिति, यह किसका कथन है? तो पियाजे का, ब्रूने का, चॉम्स्की का और वाइगोत्स्की का। तो छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला राज्य यानी सामाजिक परिस्थिति, ये है वाइगोत्स्की का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसके अनुसार फोर्थ। फिर पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? कार्यकलाप। तो चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, झूला झूलना, बॉल फेंकना, रेत पर चित्र खींचना। तो पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप है, तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बॉल फेंकना। बॉल फेंकना इसका राइट आंसर है। फिर है आगे, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? तो फ्रे, जॉन हॉक, पियाजे, स्किनर। तो बैंकिंग शिक्षा का पितामह है यानी पिता है फ्रे है। कौन सा? फ्रे है। फिर उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है निगमन, आगमन, प्रोगामा, प्रत्यक्ष। तो जब उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचते हैं तो वो विधि हो जाएगी हमारी आगमन, और जब हम नियम द्वारा पहुंचते हैं तो वो विधि हो जाएगी हमारा निगमन। कौन सी? निगमन। तो उदाहरण वाली हो जाएगी हमारी कौन सी? आगमन विधि। तो दूसरा इसके अनुसार राइट आंसर है। फिर मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है विषय ज्ञान, शिक्षण विधि, व्यावसायिक नीति शास्त्र, कथा, अनुशासन। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक नीति शास्त्र। कौन सा? व्यावसायिक नीति शास्त्र। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन पेडागोजी का यानी बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन। तो चलो इसको देख लेते हैं। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, उपयुक्त सभी पर। तो देखो एकाग्रचित्त अध्यापक को सभी पर होना चाहिए, कि शिक्षण विधि पर भी होना चाहिए, सिखाने वाले विषय पर भी होना चाहिए, छात्रों और उनके व्यवहार पर भी होना चाहिए, यानी तो हो जाएगा आंसर हमारा उपयुक्त सभी पर होना चाहिए एकाग्रचित्त। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस आती हैं। सीटेट पेपर 2 की तैयारी भी इसी के साथ होगी, सीटेट और MP टेट यानी वर्ग 2 की भी तैयारी होगी, क्योंकि सोशल साइंस के भी पेपर करवाए जा रहे हैं, और पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी तो सभी के लिए मतलब ज़रूरी है। वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 यानी वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, UP टेट, H टेट और C टेट पेपर 1, 2 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी। और जो सोशल साइंस के पेपर करवाया जाता है वो सिर्फ जिसका सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करना चाहेंगे हम, और फिर अगली क्लास का वेट कीजिएगा। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।